और इसमें काफी कुछ समय भी चला गया। इसी के साथ यह भी रहा कि तमाम लोगों को लग रहा होगा अरे पहले तो अप्रैल में होना था, मार्च में होना था, कितना जल्दी हो गया, कैसे करें, क्या करें। तो यह केवल आपको नहीं लग रहा था, सभी के लिए ये समस्या थी। तो वह समस्या जो सभी के लिए समस्या होती है, वह वास्तव में कोई समस्या नहीं होती है। इमैनुअल कांट बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं जर्मन के। उन्होंने कहा था वह स्वप्न से पूरा संसार देखता है, फिर वह स्वप्न स्वप्न नहीं रहता, यथार्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से सभी लोग इसमें थे। तमाम लोगों ने फोन किया कि हम गांव चले आए हैं, किसी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर या पर्यटन पर गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं। तो मतलब ढेर सारी इस प्रकार की बातें थी। तो ये सभी कहीं न कहीं थे। और जो यहाँ पर भागीरथी जी द्वारा गंगा प्रवाहित हो रही थी, उसमें सब लोग करंट के प्रवाह से जुड़े हुए थे। तो कुछ लोग जो यहाँ थे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अब 7 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगी तो क्या होगा, 8 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है तो क्या होगा। आप सब जानते हैं 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। तो आप सबको भी सफलता का झंडा लहराना है, सफलता का झंडा फहराना है। और अगर आपको 8 को हो रही है तो 8 तारीख को बोधि दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बोधि दिवस। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और बार-बार इस चीज को उद्धृत करते हैं कि मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में जो संबोधन दिया था, उसमें बहुत ही गर्व से ये चीज कही थी कि मुझे बहुत गर्व है कि भारत ने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो आपको भी अब इस युद्ध के क्षेत्र में बुद्ध के भाव से जाना है। बुद्ध के भाव से जाने का मतलब 2-3 चीजें हैं। एक तो समय आप काउंट कर लीजिए। आप बिल्कुल इस प्रकार से नहीं सोचिए कि ट्रेंड हो रहा है, हो सकता है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, जो होगा सो होगा। लेकिन आपको केवल और केवल 7 और 8 इनमें से किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना है और लगभग आप तैयार हैं भी। जो चीज कही जाती है बार-बार कि परीक्षा केवल एक दिन की चीज नहीं होती है। अभी तक आपने अभिमन्यु की तरह, हम लोग अभिमन्यु की परंपरा से हैं। हमने गर्भ में ही बहुत चीजें सीखी हैं और वो गर्भ से लेकर के अभी तक चली आ रही है। चक्रव्यूह कैसे बनना है, ऐसा उनको पता है और बस बाहर निकलने की प्रक्रिया है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल समझने की आवश्यकता नहीं है। हाय 1 महीने में क्या करेंगे, 1 महीने में आप सब कुछ कर लेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो इस भय से जो एक परीक्षा नजदीक आने का भय होता है, फोबिया होता है, इससे बिल्कुल बाहर निकलने की आवश्यकता है। कैसे बाहर निकलेंगे अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक भ्रम रहता है और निश्चित रूप से इसमें जो करते हैं वह सब आपको पता होने चाहिए। और इस क्षेत्र के लिए भी ट्यूशन बहुत पर्याप्त है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो पीवाईक्यू को देख लीजिए और ट्यूशन में जो साइंस वाला भाग है उसको देख लीजिए। यहाँ जो नोट्स दी गई है, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पॉलिसी की नोट्स है, हिस्ट्री की, पर्यावरण की है। अगर आप पर्यावरण का नोट्स पूरा ठीक से देख लेंगे तो आपका एक प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से सहयोग सरल चीजें उसमें कही गई है, बताई गई है, समझाई गई है और काफी कंपाइल रूप में वो चीजें तैयार की गई है। हिस्ट्री का नोट्स थोड़ा बृहद है, मैंने भी उसको देखा है, समझा है, लेकिन कुछ लगता है कि तो ठीक है। आपको जो चीजें बहुत विस्तार में दी हुई लगती है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वह उसको आपको निश्चित रूप से पकड़ना है, देखना है। ठीक है, तो ये चीज करनी है आपको कि सामान्य जो जानकारियां हैं, जो सामान्य अध्ययन से संबंधित चीजें हैं, उसमें जो सरल चीजें हैं वह गलत ना होने पाए, उसके लिए वही है कि एक सरल सी किताब सोल्यूशन आर्यन की भी एक अच्छी वाली वो भी ठीक है। लेकिन अब यह कुछ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। जो भी आप कोई भी एक किताब जीएस की पढ़ रहे हैं वह पर्याप्त है, उसको आपको ठीक से देखना है। तीसरा करंट अफेयर्स है, उसमें जो दृष्टि आई है निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन इससे पहले भी आप अगर समसामयिक कोई भी पत्रिका पढ़ते रहे हैं, चीजों को आपने नोट किया है, तो वहां पर आप रीड कर सकते हैं, उन चीजों को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लिखे होंगे, आप नोट्स बनाए होंगे, तो वह भी आपके लिए उपयोगी होने वाला है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, आप सबने इसका अनुभव भी किया होगा कि प्रतिदिन करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया जा रहा है। उस लेक्चर्स में तमाम चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके बताया जा रहा है
पारंपरिक ज्ञान को अद्यतन ज्ञान से जोड़ करके जो एक सेतु का निर्माण किया जा रहा है वह निश्चित रूप से सफलता का सिद्ध होने वाला है। और इसके लिए आपकी टीम और भागीरथी जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जो लगातार लगे रहते हैं, पूरे उत्साह के साथ लगे रहते हैं। आप सबकी प्रतिभागिता रहती है, कितने मन से आप उसको उत्तर देते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये लगता है कि जैसे एक किसान को अपने लहलाते हुए फसलों को देख करके आनंद आता है, उसी प्रकार से आप खेलते बढ़ते जो देखते हुए अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। और मैं भी कोशिश करूंगा आपसे प्रतिदिन आपके साथ जुड़ने के लिए, और कुछ सरल सरल प्रश्न जो गलत नहीं हो सकते, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, सबको मैं लाने की कोशिश करूंगा। और विशेष रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसे ये जानकारी हालांकि 3 साल सत्र परीक्षा होने वाली है, तो जो मैं सोच रहा था कि वो सारे जैसे स्पेशल है, हमने बीच में डिस्कस भी किया था, उस पर चर्चा करूंगा। पॉलिटी वाला जो क्षेत्र उस पर चर्चा कर लेंगे। साइंस के जो कुछ क्षेत्र हैं, मैं बिल्कुल आर्ट साइड का विद्यार्थी था, लेकिन साइंस में मेरे प्रश्न गलत नहीं होते थे, तमाम 80 वाले लोग भी बना मानते रहते थे। तो हमने जो पुस्तक पढ़ी हुई है उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, हालांकि नोट्स मोबाइल के रह गए हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। किसी भी कीमत पर समय निकाल करके आपके पास आएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है, मतलब 3 मूल मंत्र हो गए। एक तो PYQ जो आपने पढ़ा है, देखा है, उसको देखना है, उसके विकल्पों को देखना है, दूसरा चेक, और तीसरा जो करंट अफेयर्स है। और फिर इसी के साथ में हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है ना, सब अपने मन के राजा हैं, सबकी अपनी रानी है, भले विकासित ना हो, सबकी एक कहानी है। तो सबकी एक कहानी का मतलब यह है कि आप कोई किसी की कहानी हिस्ट्री की है, किसी की कहानी ज्योग्राफी की है, किसी की साइंस की कहानी है, तो सब अपने अपने जो आपकी कहानी का मतलब यह है कि अपने आप विशेषज्ञता है। अगर कोई साइंस कोर्स से जुड़ा हुआ तो साइंस में लीड करेगा। तो जहां आप लीड कर सकते हो, जहां जो आपका प्रिय विषय हो, जहां पर आपको महारत हासिल हो, उसको निश्चित रूप से पकड़िए और ये सोचिए कि नहीं ये मेरा अपना है और इसमें से कोई चीज गलत ना होने पाए। तो उनमें से उन वहां पर आपको जो कठिन चीजें हैं, जटिल चीजें हैं, उनको भी देखना है। ठीक है, परीक्षा हॉल में या टेस्ट सीरीज में अगर कठिन प्रश्न आ जाते हैं, तो फिर वही मूल मंत्र है, कांड को आप याद करिए कि जो सभी के लिए कठिन है वह आपके लिए भी कठिन है, इसमें कोई कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यह समय नहीं है कि कठिन पे छूट जाए। अपनी यह योजना बना लें कि अगले जो या 20 दिसंबर है ना, सॉरी जो ये मतलब 20 दिन ना, मतलब ये समझिए कि 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक एक सप्ताह बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ देना है ना। तो आपको अभी से आपके पास समझिए कि एक प्रकार से केवल 25 दिन है, 25 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। 20 तारीख मतलब 20 दिन में जितना भी रिवीजन कर सकते हैं, जितनी भी चीजों को देख सकते हैं ठीक से देख लीजिए। उसके बाद 5 दिन का समय है, फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा, चीजों को सोचना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, सारी चीजों को करना पड़ेगा, ये सब चीजों करना है। इसी के साथ एक जो प्रोसेस होता है टेंशन मैनेजमेंट का, परीक्षा के डर का, उससे आपको बाहर निकलना है। अगर आप इससे बाहर निकल गए तो निश्चित रूप से जो आप प्रश्नों को सही करने की संख्या होगी वह पूर्व की अपेक्षा अधिक होगी। एक और चीज जो हम ये बात कर रहे थे, सब अपने मन के राजा है, सबकी अपनी रानी है, तो आपको अपने जो आप कहाँ राजा है, कहाँ राजा है, तो मतलब ये कौन बताएगा, यह प्रश्न पत्र बताएगा। अभी आप विगत परीक्षाओं में सम्मिलित हुए तो बिल्कुल उसको उठाइए और देखिए कि किस कौन सा भाग आपका गलत हो रहा है, क्या आता हुआ गलत हो रहा है, क्या करंट अफेयर्स का गलत हो रहा है, ये क्यों गलत हो रहा है, खुद से पूछिए, उसको गोला करिए, देखिए, समझिए, और उन गलतियों को दोहराने से आपको बचना है। ठीक है, विगत 3-4 और जितनी बार आप परीक्षा में बैठ चुके हैं, उतनी बार के पेपरों को ठीक से देखिए, उनका मूल्यांकन करिए और देखिए कि यह प्रश्न सही हो रहा है तो उसको आपको और बढ़ाना है, आगे गलत हो रहा है तो उसको घटाना है। क्यों गलत हो रहा है, अगर इस प्रकार की जो कहा जाता है कि छोटी छोटी गलतियां हो जा रही हैं, सरल गलतियां हो जा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको बचना है। और उसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं, गूगल मीट में भी चीजों को रख सकते हैं और बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका सबसे सटीक विश्लेषण आप ही करेंगे, आप ही बताएंगे कि यहाँ पर किस भाग में हमसे गलती हो रही है, ये भाग बिल्कुल नहीं सही हो पा रहा है, यह भाग बहुत अच्छी तरह से सही हो रहा है। तो इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। तो अभी तक
जो चीजें आप सबको बताई गई उसमें मुख्य जो चीजें थी, सबसे पहला पीवाईक्यू है, दूसरा सरल सी पुस्तक है, क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। उसके पश्चात तीसरा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में दृष्टि है, उस पर लेक्चर दिया जा रहा है, उसमें से प्रश्न भी बनाए जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे कि वो आपके लिए मल्टीपल मिसाइल साबित हो, तो वो है। और साथ में अभी तक आपने साल भर में जो चीजें, कोई भी एक पत्रिका जो आप पढ़ रहे थे, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे थे, उनमें से आपने पढ़ा होगा, तो ये मोटी मोटी चीजें, वो हेडिंग्स को देख लेना है कि यहाँ ये चीज पढ़ी गई थी, और फिर उसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और पढ़ने के साथ केवल पढ़ते हुए भागते नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके दिमाग में बैठे, तो जो चीज आप पढ़ रहे हो, एक पेज आप पढ़िए, उसके पश्चात पेज को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर उसका मनन करिए, चिंतन करिए कि अच्छा हमने ये चीज पढ़ी है। महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, इस सम्मेलन में अध्यक्ष हुए थे, 1924 में पहली बार अध्यक्ष हुए थे, बेलगांव में अध्यक्ष हुए थे। उसके 25 में क्या हुआ था, 25 में उनकी बेटी बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। तो इस प्रकार से चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करिए। जब आप दिमाग से एक्सरसाइज करवाएंगे तो दिमाग उनको क्या करेगा, आत्मसात करेगा। सारे प्रश्नों को बिल्कुल अपने परिवार का आपको सदस्य बनाना है, बिल्कुल फैमिलियर हो जाना है उनसे। तो जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा नहीं कि नहीं हम यहाँ पर घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नई चीज आ गई है। और अगर वहां नई चीज आती है, कठिन चीज आती है, तो ये सोचिए कि सभी के लिए कठिन होगी, केवल आपके लिए कठिन नहीं। तो पढ़ने का यह तरीका भी आपको अपनाना पड़ेगा। पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका मनन करिए, कुछ चीजों को अपना, जैसे मेरा तरीका सब, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा कोई पेज, पढ़ने के बाद सोचा, सोचने के बाद किताब बंद करके उसको जो रफ रहता है उसमें लिख लेते हैं ये चीज पढ़ी, या इससे संबंधित नोटबुक का एरो बना दिया, टिक बना दिया, कुछ भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे दिमाग का रिक्रिएशन भी होगा, आनंद भी आएगा, तो वो फिर थकावट महसूस नहीं होती, ठीक है। उसी के साथ में बोतल रखे रहिए, बोतल का मतलब पानी का बोतल है, इसको वहां पर रखे रहिए। हर आधे घंटे में पीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ी देर टहल लीजिए। टहलते समय भी कोई सोचने के लिए मना नहीं कर रहा है। आप खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, उस समय भी तमाम खाद्य पदार्थों को ही सोच लीजिए कि यहाँ पर दाल है तो इसमें प्रोटीन है, ठीक है, और इसमें ये चीजें हैं, तो दूध है तो कैल्शियम है, गाय का दूध है तो कैल्शियम है, इसी तरह से इसका थोड़ा सा पीला रंग होता है। जो भी चीज है, जो भी आप देख रहे हैं, तो हमेशा बिल्कुल ये समझिए कि आपका पागलपन का दोष होने वाला है। मैडनेस ऑफ माइंड इज नेसेसरी टू परस्यू द गोल। मतलब आपको बिल्कुल सारी चीजें छोड़ करके यही करना है कि आपके सपने में भी संविधान की धाराएं आए, आर्टिकल्स हैं, विटामिन हैं, भूगोल में जो पर्वत, पहाड़, नदियां हैं, आप उनमें टहलते रहें और वो वहीं पे परीक्षा हाल में आ जाएगी, ठीक है। इस सब पर काम करना है। और एक और है बजट और आर्थिकी, अभी आ जाएगी, हो सकता है ना आई हो, तो भी नहीं आई, संभवतः आ जाएगी, तो परीक्षा आगे सब लोग निकालेंगे। तो आर्थिकी के पोर्शन को भी भाषा है, खनिज है, इन सबको देख लिया जाएगा, पर तमाम मनोरंजकों के द्वारा बैठा भी दिया जाएगा दिमाग में, तो उन सब पर भी आपको काम करना है, ठीक है। तो ये जो मुख्य बातें थी वो हमने आपको बताया। नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में बिल्कुल नॉर्मल रहिए, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जयशंकर प्रसाद की एक बहुत अच्छी पंक्ति थी कि सदैव प्रस्तुत रहो, सुख के लिए, दुख के लिए, जीवन के लिए, मरण के लिए। और अगर आप मरण के लिए प्रस्तुत है तो निश्चित रूप से आप पूरी जिंदगी बिताएंगे। हीगल कहा करता था, जीने के लिए मरो ना, तो मरो का मतलब क्या है, जितने प्रकार के डर हैं उनको मार देना है। नहीं हो, नहीं, एक क्षण के लिए मान लीजिए नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, धरती पलट गई, नहीं पलटी। तो इसी प्रकार से कुछ भी पलटने वाली नहीं है, सारी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन आप अच्छा करेगा, इस बात का अच्छा अवसर है। इतनी सीटें कभी नहीं आई, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, समीक्षा अधिकारी का है, तो ढेर सारी सीटें हैं, मेरे निश्चित रूप से कम जाने की संभावना है। और तो इसलिए निडर होकर के, निर्भीक होकर के आपको आगे बढ़ना है। सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है। तो निश्चित रूप से आप इतिहास बनाने जा रहे हैं और अच्छा होगा, और सभी लोग आपके साथ रहेंगे। और जैसा कि हमने अभी आप सबसे कहा कि जो मैं कोशिश करूंगा किसी भी तरह से, तमाम बाध्यताएं रहती है, लेकिन आप सबको समक्ष आएंगे और कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर के आएंगे, उस पर आपसे बात करेंगे, चाहे 10 मिनट के लिए क्यों ना आए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं पूरे संकल्प के साथ
ये कहूँगा और मेरा ये संकल्प भी है कि आप सबके साथ आए और जितने भी लोग जुड़े हैं, ये मत समझिए कि नहीं मेरा हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, सभी लोग एक बिल्कुल भावभूमि में हैं, बराबर हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब विवेकानंद कहते थे कैसे होगा, तो वो कहते थे कोई भी काम करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। तो आपके पास 3 दिन नहीं, उसका 10 गुना 30 दिन है। 30 दिन में निश्चित रूप से आप अच्छा करोगे, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करोगे और पूरा जो परिवार है आपके साथ है। फिर हम लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी इसी तरह से करेंगे। साक्षात्कार का एक समायोजन होगा, उसमें आएंगे, उसके बाद फिर अंततः मिष्ठान का वितरण होगा, आप सबका सिलेक्शन होगा। तो ये सारे सपने हैं और ये सपने आने भी चाहिए। इन्हीं सपनों के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। जो हरिवंश राय बच्चन की कहता है कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु स्वप्न पर मुग्ध ना हो, सत्य का अनुसंधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो सत्य का अनुसंधान करना है। सत्य का अनुसंधान आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है। सत्य का अनुसंधान यह है कि आप देखिए कि आपकी कहाँ खूबी है, कहाँ खामी है। खूबियों को और बढ़ाना है और आगे करना है, खामियों को दूर करना है और दूसरा इसके साथ करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप सब पूछ सकते हैं और कल से फिर बेहतर ढंग से कोशिश की जाएगी। या तो मैं अंत में आऊंगा या शुरू में आऊंगा और फिर चीजें। सर एक अनुमति आपसे चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों की घोषणा हो गई है, तो सर क्लास को हम सोच रहे हैं कि सर 12 बजे तक रख लिया जाए। बच्चे भी सर तैयार हैं और 10 से 12 2 घंटा कर लेंगे सर, तो हम लोगों का थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी बच्चों का हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल चलेंगे, आप शुरू में आ जाएंगे क्योंकि और तमाम चीजें रहती है। तो मैं शुरू में 10 बजे मैं 10 से 15 सवा 10 तक या 10:30 तक जितना जिस प्रकार का मेरा विषय रहेगा, जितनी मेरी तैयारी रहेगी जी सर। उसके साथ आप आ जाएंगे और निश्चित रूप से आप पूरा दिन पूरी रात आपकी है अहर्निशम सेवा में। जब आप जाएंगे तो यहाँ आपका उद्घोष वाक्य भी होगा सेवा का, अहर्निशम होता है ना कि रात दिन सेवा में तत्पर। तो जिसके लिए जाना है, बाद में इलेक्शन होगा, सारी चीजें होंगी, आपको 2 बजे रात 3 बजे रात तक देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसी प्रैक्टिस करते रहिए, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू सर। अब आप लोग एक-एक करके अपने शंकाओं का समाधान कर लीजिए सर अभी है, और आज जो आपकी आशंकाएँ समाधान कर लीजिए। कल से हम लोग क्लास को पूरे तन्मयता के साथ, और संडे के दिन भी आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों की घोषणा आयोग ने कर दी है। से लग जा रहा है, केवल ये समझिए ग्रुप संचालन के लिए ग्रुप संचालित किया जा रहा है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही आत्मीय भाव से, बहुत ही प्रतिबद्ध भाव से, कहीं कोई 1% का ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ, व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है। थोड़ी बहुत जो चीजें मिल रही है वो ये समझिए कि लोक संग्रह के लिए जो बैंकिंग से लेकर सारी चीजें वहीं पर जा रही है ना। तो यहाँ पर और उसके पश्चात फिर चीजें निश्चित रूप से आएंगी ही। आप सबकी सफलता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होने जा रहा है और बहुत बड़ी चीज है, एक ऐतिहासिक विरासत आप सब देंगे सफलता के द्वारा और चीजें और आगे बढ़ेंगी। ठीक है जी सर। तो आप इस आत्मीयता को भी समझिए और पूरे मन से, जब जैसे ये चीज कही जाती है कि जब आप सफल होते हैं तो केवल आप नहीं सफल होने वाले हैं, इसके साथ आपका पूरा परिवेश सफल होगा, आपके माता पिता, आपको चाहने वाले, आपके दुश्मन भी, मतलब जो रहता है उसमें लिखा रहता है जलने वाले को जलाया करो, श्याम मेरी गली में आया करो। तो श्याम सफलता को लेके आया करो, जितने जलते हैं उनको जलाया करो। तो ठीक है, जलते हैं तो जलाने दीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से चलिए कि आप प्रकाश बनिए और वो प्रकाश सफलता का ही प्रकाश है। अब आपको एक तय कर लेना है कि कल से बिल्कुल एक भी क्षण इधर उधर नहीं करना है ना, पूरे उत्साह के साथ बने रहना है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप मैसेज करके, कहीं किसी भी समस्या आए तो मैं अभी जब तक आप परीक्षा नहीं हो जाती 7 तक आपका साथ है। ठीक है, और आप जैसा मैं बताया झंडा दिवस है तो सफलता का झंडा फहराया जाएगा, तो चीज ठीक होगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की, लेकिन जो प्रश्न होने चाहिए, आशंकाएं होनी चाहिए, केवल पूछने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें भी वही भाव होना चाहिए कि नहीं मुझे सफल होना है। आप सब यकीन नहीं करोगे, कई बार भागीरथी की बात होती है और टीम मेंबर की बात होती है, सब ये कहते हैं कि सर इस प्रकार से प्रश्न बनाया जाए, इस प्रकार से कोशिश की जाए, ऐसे दिए जाए कि सब लोग सफल हो, मतलब वो प्रश्न आए ही, यह सबका रहता है। और ईमानदारी के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबा एक प्रतियोगी जीवन रहा है, हर जगह एक मार्गदर्शक रूप में, मेंटर रूप में तमाम जगह बुलाया जाता रहा है, कहीं पर भी ये भाव नहीं रहता है। भाव
जो रहता है सब जानते हैं कि भाव बढ़ाना है, यहाँ पर भाव बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर पूरी भावुकता के साथ आपके साथ रहना है, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस भाव को समझिए। जब मैं ये कह रहा हूँ तो बिल्कुल ये समझिए कि केवल आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, बाकी सारी की सारी वो प्रतिबद्धताएं आपके साथ में है। तो इस भाव को समझने की आवश्यकता है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है कि नहीं, आपके साथ अगर कोई इतने आत्मीय ढंग से जुड़ा हुआ है तो आपको भी जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी आग्रह के साथ, इसी निवेदन के साथ कि नाक ऊंची होनी है, नाक नीचे नहीं जानी है, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके माता पिता की हो, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। आज मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी किया था कि जो बैठता है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है ना। इसलिए चरैवेति निरंतर चलते रहना है, और जो चलता है उसका भाग भी चलने लगता है, जो दौड़ता है उसका भाग सरपट दौड़ता है। तो आपको अपने भाग को सरपट दौड़ाना है। सरपट दौड़ाने का मतलब ये नहीं कि झांपने लगना है, मतलब यह है कि बिल्कुल रणनीतिक रूप में अच्छा प्रशासनिक अधिकारी वही होता है जो न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। संसाधन भले ही न्यूनतम हो, समय भले ही कम हो, लेकिन ऐसा समय कम नहीं। तो पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं, परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है, सारी चीजें की जा रही है, इसमें कहीं कोई उसकी बात नहीं है। बस आपको जैसा कि जौ मंत्र ने कहा था हनुमान जी को कि कहा ऋषिपद सुन हनुमाना, काजुग साध रहा बलवाना, राम काज लखिता अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकार। आपका अवतार किसलिए हुआ है? राम काज के लिए हुआ है। तो आपका अवतार, आप यहाँ पर आए हैं तो अपने माँ बाप को, अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल पर्वताकार बनाइए, पर्वत जैसे अधिक चट्टान के रूप में रूपांतरित हो जाइए, ठीक है। तो ये जो चीजें वही हो गई, अब कल से इस प्रकार से जो चीजें हैं उपदेशात्मक वो बिल्कुल नहीं होगी, तथ्यों पर काम करना है। फिर भी कहीं कुछ लगता है तो सीधे आप लोग संवाद कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ प्रश्न है किसी प्रकार का तो आप सब पूछ सकते हैं, नहीं फिर जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उस पर फिर चर्चा करेंगे जी। आगे। अरुणिमा मैम, आप अपना प्रश्न पूछिए। अरुणिमा मैम। वो ये कह रहे थे सर, रेफरेंस के लिए मैंने आरओ की मतलब दृष्टि की बुक खरीदी थी, तो सर वो सही है वही पढ़ा करें? नहीं, अगर आपने दृष्टि की बुक पढ़ी है? वही सर पढ़ी है मैंने, और मतलब एक्स्ट्रा में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा एनसीईआरटी से भी पढ़ी है, लेकिन देखो आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी है इसमें इतना उस तरह से सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमने ये पढ़ा जो इसमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको आपने क्या क्या देखा है? पर्यावरण का नोट्स आपने देखा है, पॉलिटी का नोट्स देखा है, हिस्ट्री का नोट्स देखा है, इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सर इसमें मैंने मतलब हिस्ट्री का पढ़ा है और पॉलिटी का पढ़ा है, और कोई नहीं पढ़ा है। हाँ, तो इसका पर्यावरण का भी पढ़ लीजिए, भी समय है। पर्यावरण से प्रश्न आएंगे और बहुत सरल चीज रहती है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, मुझे लगता है कि लगभग 100 पेज का होगा। उसको आप ठीक से देख लीजिए, अभी समय है इतना, ठीक है। और जो आपने अध्ययन सामग्री पढ़ी है, अगर वो लगता है कि हमने उस नोट्स को देखा नहीं जिसकी आप चर्चा कर रही है, उसको आप वहाँ से उससे आपके पास लूसेंट है? सर लूसेंट तो है, बट लूसेंट में सर बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो इस वजह से मैंने कोई बात नहीं, उसमें से मैच कर लीजिए, वो चीजें लगभग मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही है ना। तो अगर मैच तो ठीक है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसको देख लूंगा, आप हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा या इनके पास कर दीजिएगा, तो मैं उसको देख करके वहाँ पर बुक में देख लूंगा। तो ठीक है, आप जो भी प्रश्न पढ़ रहे हो पर्याप्त है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है जी। जी मनीष सर, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम सर। नमस्ते जी मनीष सर मेरे क्वेश्चन ये था सर, हम करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं सर भागीरथी सर के साथ, तो सर उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि आप ना भागीरथी सर से नोट किया, हालांकि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा भागीरथी सर से कि पेज 1 से जो यूनिवर्सिटी चल रही है सर, इसे एक बार रिवीजन मोड पे थोड़ा फास्ट करके कर सकते हैं रिवीजन का। तो सर उसका और रिकॉल होने में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा सर, जैसे कुछ चीजें बोलते जा रहे हैं तो रिकॉल हो जाएगा कुछ हाँ ये करेगा, एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको किया जाएगा। और जैसे मैराथन क्लासेज अभी इसी पर आपके आगरा के पूर्व ही
जो चर्चा की है तो इसीलिए और भी किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करिए और पूछ लीजिए प्रश्न सर से, क्योंकि आशंकाएं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चल रही थी आप लोगों के मन में। जी विकास सर पूछिए। विकास जी बताइए। विकास सर मेरी आवाज आप जी देवव्रत सर आप पूछिए तब तक। विकास सर। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न इसलिए है कि हिंदी के लिए कुछ अभी विशेष बुक पढ़नी है या जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टेस्ट आप ले रहे हैं उतना काफी है सर? हम हिंदी की कक्षा में एक चीज बताएं कि देखिए 2 मानक पुस्तक निश्चित रूप से आपके पास रहनी चाहिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक हरदेव वारी की, दूसरा वासुदेव नंदन की, है ना। सारी चीजें तो उसमें चीज छापी नहीं जा सकती, लेकिन एक बार आप उसको अवश्य रखिए, पढ़िए। हालांकि जो नोट्स प्रोवाइड की जा रही है आप देखेंगे कि जो डिस्कशन का ग्रुप है कितना शानदार चलता है। आप कहीं भी नहीं देखे होंगे कि इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से उत्तरों को दिया जाता है। सीधे जो कोश है, हिंदी के कोश है, हम अभी भी देख रहे थे कि अमर कोश और क्या क्या चीजें रखी है। अब समझिए कि पर्यायवाची के लिए केवल एक बुक रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी पर्यायवाची कोश भोलानाथ तिवारी की। मतलब इस प्रकार से कोशिश की जाती है कि प्रामाणिक संदर्भों के द्वारा चीजों को आपको समक्ष रखा जाए। तो पूरा प्रयास रहता है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल बेवकूफ बनाना नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं उतना पर्याप्त है। आपको साथ में इन दोनों मानक पुस्तकों को रखना पड़ेगा और उसमें जो सिलेबस के रिगार्डिंग चीजें उनको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, क्योंकि सर आपके पढ़ाने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो उसको लगातार गलत को सही मान बैठे थे और उसी तरीके से जिए जा रहे थे। तो अब चीजें समझ में आई है कि नहीं ये चीजें, क्योंकि कई बार तो ऐसे विरोधाभास हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप गलत बता रहे हो, फिर उसको सर्च करना और उसको चेक करना, तो ये लगता है कि अच्छा ठीक है सर ने सही बताया है, चेंज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भगवान राम का जो लोकतांत्रिक आदर्श है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जो वो नीति के जुबाकों भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे किस में है, आर्टिकल किस में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? 21 ठीक है। और इसी में जो फोन टेप करने वाला है किस किस में है? फोन टेप करने के लिए फोन टेप करना अपराध है। राइट टू प्राइवेसी में 21 है सर। 21 ये 19 भी है और 21 भी है। 19 है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उसको आप टेप कर दो, ठीक है। फिर निजता का अधिकार भी है, आर्टिकल 21 में है, मेनका गांधी केस में निर्णित किया गया था। तो निजता के अधिकार के तहत हमारी निजता कायम रहनी चाहिए, तो इसलिए कोई आप जब तक अपराध स्थितियां ना हो तो कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तो इसमें दोनों में है, 19 में भी है और 21 में भी है। तो लेकिन इसका जो आदर्श है यह गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छी तरह से राम राज में उद्धृत किया है। जो नीति के शुभाखाओं भाई तब मोहि बंदियों भय बिसराई। ये जो पूरे विश्व के राजा थे, एक प्रभुत्व की घोषणा वह बोलते थे अपने भाइयों से, मंत्रियों से, सभी के बीच में, पूरी प्रजा के बीच में। तो वही चीज हम आप अपने भाइयों और बहनों से भी कहते हैं कि कहीं भी लगता है कि नहीं ये चीज गलत है तो उसको निश्चित रूप से बताया जाएगा कि नहीं हमने सही कहा है, उसके पीछे प्रमाण दिया जाएगा, और गलत है तो उसको सुधारा जाएगा, ठीक है जी। और किसी का? जी ठीक है, फिर लगभग सर अंकित सर प्रणाम। हाँ नमस्ते। सर वो एक जो डिक्शनरी आपके पास है सर, वो कौन सी बुक है? इसमें आपको हमारे पास कई डिक्शनरियां हैं, लगभग 10 कोश हैं, जिसमें जो मेरे लिए सबसे प्रामाणिक कोश है वो अमर कोश है। अमर कोश, हाँ अमर सिंह का था, कहीं देखा हो तो उसको मैं दिखा दूंगा, आप एक मिनट में देखता हूँ। तो सर एक बार सर फोटो शेयर कर दो ग्रुप में मेरा। ठीक है अंकित सर, हो जाएगा। विकास सर आप अपने प्रश्न को पूछिए। विकास सर अगर आप मेरी आवाज। मैं सर कह रहा था कि करंट अफेयर के सर क्यों करवा दी 400-500 सर? पीवाईक्यू सर कैसे होगा करंट अफेयर्स के? सर? जैसे टेस्ट होते हैं
जी ऐसे ही सर PIQ का टेस्ट सर दे दीजिए हम लोगों को। PYQ का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे सर PIQ नहीं सर, इसके करंट अफेयर के क्वेश्चन सर। हाँ, करंट अफेयर के क्वेश्चन तो बनाए जा रहे हैं ना, भूल जाएंगे। PIQ नहीं सर, करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्यू आप कह सकते हैं, CQ कह सकते हैं, या QC कहते हैं, क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो दिए जाएंगे, करवाए जाएंगे और बनाया भी जा रहा है। और इस प्रकार से मैंने प्रश्नों को देखा है, इस प्रकार से बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक ही करंट अफेयर्स के प्रश्न में कई तथ्य समाहित रहे। ठीक है, तो उसमें लगा लो ना तो याद हो जाता है। बिल्कुल। जी मैं वहाँ जब गया था तो कभी कोई बात होती थी तो उसमें कहते थे कि एक बुलाते थे, सर को बुला रहे, फिर वो कहते थे इसी बात के तो पैसे हैं, बाकी हम आपके जैसे हैं। तो इसी बात के पैसे हैं, इसीलिए लिया जा रहा है, इसीलिए सारी चीजें की जा रही है कि वो याद करवाया जाए आपके पास सारी चीजें। ठीक है, अमित सर, आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए। अमित सर। हाँ सर, प्रणाम नमस्ते। सर। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते समय अनवांटेड चीज ज्यादा पढ़ लेते हैं और जो वांटेड चीज है, जो डिमांडेबल है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो सर इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करें कि क्या इस टाइम पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं है? सर इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज सर एक मार्गदर्शन करें सर। बिल्कुल, हमने पहले भी बताया कि देखिए जो सरल चीजें हैं जिसमें केवल उसी को पढ़ने की आवश्यकता है, ये वस्तुतः केवल आपकी समस्या नहीं है, केवल सामग्री की समस्या नहीं है, बल्कि ये इस समय का पूरा जो विकिपीडिया, गूगल, हजार किताबें ना लाखों बताने वाले, तो यहाँ पर समस्या नहीं कितना पढ़ा जाए, समस्या है कितना छोड़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। इसके लिए यही है कि आपको सीधे सीधे जो पुराने प्रश्न, एक दो चीजें, एक तो सरल चीजें, बिल्कुल गलत ना हो, तो सरल चीजें के लिए यही है कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हमने आपसे भी इसमें पॉलिटी में बात की ना, जो बेसिक आर्टिकल्स हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, निर्वाचन है, न्यायालय है ना, मूल अधिकार है, ये जितनी भी चीजें हैं, इसी प्रकार से जागृति में पर्वत है, पहाड़ है, ये कौन खनिज है, ये सारी की सारी चीजें नहीं। अब उसके बाद फिर खनिज में फिर और चीज और गहराई में फिर जाना, वो फिर वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है कि जो सरल चीजें हैं, जो पुराने, आप ढर्रा देख लीजिए पुराने प्रश्न पत्र का कि कहाँ से प्रश्न उठते हैं, उन्हीं चीजों को देखना है और बाकी अन्य चीजों को ये और है और है और है, फिर वहां पर आपको नहीं जाना। ठीक है, इस प्रकार से करना है। सर एक चीज और कहना था कि कुछ अगर टॉपिक, जैसे कि हर सब्जेक्ट की जो मेन टॉपिक जो आप बता रहे हैं, जो किस टाइम हो सके अवेलेबल, तो वो टॉपिक को ज्यादा फोकस कर लेते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा रहता। ठीक, वो चीज मैंने कही, पहले मैंने कही थी कि मैं हर विषय से कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक उसको लेकर के आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे, तो उस पर कोशिश की जा रही है। और फिर ये समझिए कि जो आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है और जो पाठ्य सामग्री दी गई है, जैसे आपने पूछा ना कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए जैसे इन्वायरमेंट है, मैंने इन्वायरमेंट की नोट्स देखी, बिल्कुल कंप्लीट है, पॉलिटी की नोट्स कंप्लीट है, हिस्ट्री की नोट्स मतलब जो आपने कहा ना कि ज्यादा ही है ना, इतना उसमें कंपाइल चीजें की गई हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इस चक्कर में कि कोई भी प्रश्न बाहर से ना जाने पाए। तो इस मानसिकता के साथ हमको नहीं करना है, कोई प्रश्न बाहर जाएगा ही, हम कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, उसमें से प्रश्न बाहर जाना ही है, तो हम मान के जाते हैं कि ठीक है, उसमें से 10% 20% जब चला जाए तो चला जाए, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस मेंटेलिटी के साथ नहीं पढ़ना कि हमें पूरा का पूरा सही करना है, हमको इस मेंटेलिटी के साथ पढ़ना है कि जो जितनी मेरिट जा रहे हैं उसमें सबको 10% ज्यादा करना है, बाकी मान के चलते हैं कि मेरे 30% गलत करने ही है, नहीं गलत होंगे तो जानबूझ के गलत कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। इंद्रजीत सर, आप अपने प्रश्न पूछिए। गुरुदेव सादर प्रणाम। जी नमस्ते। हाँ गुरुदेव, पीछे तो बहुत था लेकिन आपके आशीर्वाद से गुरुदेव धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरुदेव, चीजें समझ में आ रही हैं, करने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुदेव। एक निवेदन था गुरुदेव जी।
तो जैसे आप पीसीएस टॉपर जो रहते हैं उनका इंटरव्यू आपने करा, तो एक दो समीक्षा अधिकारी भी अगर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समीक्षा अधिकारी का निश्चित रूप से कराएंगे। मैंने बात भी करी है, विशालगढ़ से बात हुई, इनकी बात में रहेंगी, वो बोले थे जब आप आते देंगे तो आ जाएंगे। आनंद पांडे जी से बात हुई है, कविता से बात हुई है, सभी लोग आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, और सब होता है। संध्या भी आएंगी, जो IRS हुई है उनसे मैंने वार्ता की थी, उनकी बहन को डेंगू था। मैं ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हूँ, आपसे दूर रहते हुए भी बहुत ही आपके नजदीक था और कोशिश करता रहता हूँ कैसे व्यापक समाधान किया जाए। जी गुरुदेव, और एक चीज जो बहुत कमी हो रही है गुरुदेव की, क्वेश्चन बार बार गलत बहुत हो जा रहा है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं ज्यादातर सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी गलतियां हो जा रही हैं गुरुदेव। जैसे किस कारण में गलत हो रहा है, एक आध दो बताइए, जैसे कौन सा प्रश्न गलत हुआ? जैसे गुरुदेव ये जीएस का जो टेस्ट हुआ था और हिंदी का जो टेस्ट हुआ था आपका, तो हिंदी में भी गलतियां हो जाए, जबकि उसको मैं पढ़ा रहता हूँ। कंक्रीट एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल सटीक उदाहरण, जो आपको प्रश्न गलत हुआ उसी को बताइए गलत हुआ। वो प्रश्न तो नहीं याद है मुझको, लेकिन समस्या यही है कि हम अपनी गलती से सीखते नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम, अगर कोई प्रश्न गलत हुआ है, हमको अम्मा ने किसी बात के लिए हमको चाटा मारा है, तो हमें अभी भी याद है कि नहीं इस बात के लिए चाटा मारा गया है, फिर वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो मतलब वो तभी दूर होगी जब हमने प्रश्न गलत किया है, तत्काल उसको नोट करिए, वहां पर लिखिए। अगर मैं किसी परीक्षा में फेल होता था तो सीधे वहां पर लिख देता था फेल्ड इन दिस एग्जाम जैसा, ठीक है, और सामने बिल्कुल हमको लगता रहता था, चुपता रहता था सूल की तरह। तो जो गलत प्रश्न है चुपना भी चाहिए, अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, इसको बार बार दोहराते रहिए, खाते पीते सोते बैठते उठते, अच्छा ये वाला प्रश्न गलत हुआ है ना, तो फिर वहां पर वो फिर सही होगा। अगर आपको लगता है कि उज्ज्वल हमने गलत पढ़ने की दृष्टि से गलत था, उसमें दो आधा जहाँ होना चाहिए हमने पूरा जा कर दिया है, उसको आप सही करिए, है ना। जी जी, अगर आपने रची का विलोम विरची कर दिया है तो फिर उसका विराट विलोम होता है, उसको सही करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को आप देखना पड़ेगा। अगर ये जैसे अभी प्रश्न पूछा गया इसी संदर्भ में कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वह नीति निर्माण के बाद जो नीतियां बनती हैं उसके आधारभूत तथ्य होंगे, ये किस आर्टिकल में कोई बताए? जो राज्य की नीतियां बनती हैं, राज्य की नीतियों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं या आधारभूत तथ्य होंगे, आधारभूत तत्व होंगे, फंडामेंटल एलिमेंट होंगे, या कहाँ लिखा है? इस संविधान किस अनुच्छेद में लिखा है? आर्टिकल 37 36 में तो परिभाषा है 47 सर, उस बार 37 में तो और कुछ है 36। तो वो है कि मतलब वो न्यायालय नहीं जा सकते हैं उसके खिलाफ। दो चीजें हैं, एक नॉन जुडिशियल है और दूसरा ये है कि दे विल बी फंडामेंटल एलिमेंट्स फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक है, दो चीजें उसमें है। तो अब फिर ये अगर ये गलत हो रहा है तो उसको देखिए। रोहित क्या बता रहे थे आप? रोहित जी क्या बोले थे? रोहित क्या बोले थे? रोहित सर, जी सर। सर 36 मुझे लगा था। हाँ, तो आपको गलत लगा था, आपको 36 का आंकड़ा है प्रश्न को सही करने का, इसको 63 में बदलिए, ठीक है। 36 में यह है कि यहाँ पर राज्य का जैसे हमको आर्टिकल से लेकर चलना है। आर्टिकल में क्या है, मतलब शीर्षक चलना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या शीर्षक है तो सोचिए कि राज्य क्या है, पहला प्रश्न यही होता है ना, राज्य क्या है। तो राज्य को 36 में बताया गया और वहां पर कह दिया गया कि यहाँ पर राज्य मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में बताया गया, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक जहाँ भी 1% हिस्सेदारी है वो सब राज्य होगा, ठीक है। तो वहां पर राज्य मतलब वही है। उसके बाद फिर नीति निर्देशक तत्व दूसरा है, तो निर्देशक तत्व क्या है? या फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, किसके लिए है? राज्य के लिए, है ना। उसके बाद नॉन जुडिशियरी है, नॉन जुडिशियबल है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसी संदर्भ में बाबा साहब ने कहा था कि भले ही न्यायालय में वाद योग्य ना हो लेकिन जनता की न्यायालय है,
वहां पर जाएंगे और उसके बाद फिर निर्णय कर देगी जनता। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसको कोई ऐसी चीज नहीं है, सभी को भूलता है। मनुष्य मरणशील प्राणी के साथ साथ विस्मरणशील प्राणी भी है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हम भूलते हैं। अगर आप नहीं भूलेंगे तो आप गार्बेज बन जाएंगे। जैसे कचरा नहीं रखा रहता दिमाग में, वैसे कचरा पड़ा रहेगा, तमाम बेइज्जती रहती है, ऐसी अपमानजनक चीजें आपके जीवन में घटती है। अगर उसको आप नहीं भूलेंगे तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं समय हर घाव भर देता है। क्यों भर देता है? क्योंकि हमको चीजें फूलती है। ना बोले हमेशा ताजे रहे तो रोज आप फिरते रहे, रोज लड़ते रहे। तो यह एक अच्छी प्रक्रिया है, भूलना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चीजें जरूरी है, जैसे हम भाष प्रयास में बार बार कहा करते हैं कि पहले हमारे पूछ हुआ करती थी, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया तो गायब हो गई। इसी प्रकार से चीजें हमको इसलिए बोलती हैं कि हम अपनी चीजों को बंदर अपनी पूछ बना देते हैं ना, उसका प्रयोग ही नहीं करते, फिर वो गायब हो जाएगी। तो बार बार उसको दोहराते रहिए, मनन करते रहिए, एक से जोड़ते रहिए। जैसे हमने 36 को 37 से जोड़ दिया, इस प्रकार से दूसरे से कोरिलेट करते रहिए, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और कुछ बात समझ आई इंद्रजीत जी आपको? जी गुरुदेव। तो इसी प्रकार से काम करिए। मतलब गलतियों पर मार्मिक प्रहार करने की आवश्यकता है। जो चीज गलत हो तो दोबारा, एक हमारे कक्षा के गुरु जी उनके बाद याद आ गया कि जो कभी गलती नहीं करता वो भगवान होता है, जो गलती करके सुधार लेता है वह इंसान होता है, और जो बार बार गलती करता है मैं नहीं कहूंगा तो क्या होता है। जी गुरुदेव प्रणाम। मनीष सर, आप फिर से कुछ पूछना चाहते हैं क्या? जल्दी से पूछ लीजिए फिर तुरंत। जी सर अभी सर डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन गलत हो रहे। सर मेरा आज ही क्वेश्चन था कि अभी सर इसमें जैसे सुभाष बोस जापान गए थे, क्वेश्चन में था जापान, लेकिन सर बार बार क्वेश्चन तीनों स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, तीनों चार स्टेटमेंट मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, इस टाइप के क्वेश्चन में गलत होता है। जबकि वो जर्मनी गए थे और सर मैं उसमें क्वेश्चन में मैंने कम से कम 3 मिनट ले दिए सर स्टेटमेंट, जबकि मैं सारा जानता था, लेकिन एक वर्ड माइन्यूट वर्ड की वजह से मैं उसको गलत कर रहा हूँ। ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए कि बाद में 3 मिनट पहली बात आपको लगाना नहीं चाहिए। जैसे वहां पर आप तुरंत आपको निकल जाना चाहिए, जैसे उसमें कंफ्यूजन है ना, तो एक वहां पर डबल गोला बना के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद और अन्य प्रश्नों को कर लेंगे तो दिमाग अपने आप क्लिक करेगा, यार जर्मनी गए थे, जापान कहाँ गए थे। ठीक है सर और सर इसी जैसे अभी क्वेश्चन था एंशिएंट हिस्ट्री में सर प्रतिष्ठा, व्यावहारिक और रज्जु, सर तीनों के तीनों मौर्य साम्राज्य में सर वो है न्यायिक कार्य करते हैं। तो सर वहां पे वो क्वेश्चन आए थे दोनों ऑप्शन की इसी वाले सीरीज में सर, सेकंड सीरीज में सर, वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गया सर। देखिए, कंफ्यूजन के 2 कारण होते हैं। एक तो तथ्यों का आप मनन नहीं करते। अगर आप चीजों का मनन कर लेंगे, जैसे आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर सी त्रिपाठी हूँ, सर नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ठीक से समझ लिया कि हाँ यही। इसी प्रकार से रज्जु को भी समझिए, और रज्जु भाई कैसे हो, कैसे न्याय कर रहे हो, प्रतिष्ठा हो, क्या आदेश दे रहे हो ना। ऐसे आप उससे संवाद करें, उससे बात करें, उसको अपना बनाइए, अपने आप हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है कि आप उसको जितना महत्व देना चाहिए उतना नहीं महत्व दे रहे हैं। आप समझिए कि वो आपका सबसे बड़ा प्रेमी है, सबसे बड़ी प्रेमिका है, प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसी को सबसे बड़ा मानिए। और जितनी भी चीजें इधर उधर की प्रेमी प्रेमिका सबको दूर, सब लफाजी है। बेटों ने कहा था सब मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। ठीक है, तो असली जो प्रेमी है वो आपकी पुस्तकें हैं, उनको उसी भाव से देखिए। जैसे आपको प्रेमी और प्रेमिका का चेहरा नहीं भूलता, वैसे तथ्य भी नहीं भूलेंगे। बस उसी आत्मीयता से देखने की कोशिश तो करिए। थैंक यू जी। और किसी का प्रश्न? ठीक है, फिर आप लोग अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाइए, और कल से फिर मैं कोशिश करता हूँ। अभी मेरा 2 है पर्पज। एक तो यूपी में हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें डिस्कस हो रही थी, और मैं कुछ चीजों को देखूंगा। मैं अब जो अगला होगा, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित, बल्कि हम ग्रुप में डाल दिया करिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की इस बात पर डिस्कस होगा। तो आप लोग इन तथ्यों को देख लीजिएगा, उससे संबंधित जो बेहतरीन कोर्स हैं, नोट्स हैं, उन पर चर्चा हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप भी जिस पर चर्चा करनी है पहले बोल दिया करिए। जैसे कहा गया कि इस पर है, तो आप वहां पर बोल दीजिए दृष्टि का पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। तो सब लोग उसको पढ़ करके आएंगे, चर्चा पर चर्चा होगी, कुछ चीजें और अच्छी रहेंगी। और बीच बीच में ऐसे अकस्मात 2-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो PYQ के ही रहेंगे, पुराने प्रश्न रहेंगे।
जिनको लगता है कि ये गलत हो सकते हैं, तो आप ऐसे अप्रत्याशित टेस्ट भी बीच बीच में दिया करिए, लोगों से पूछा करिए, तो उसको भी लोग दोहराते रहेंगे, पढ़े रहेंगे। ठीक है जी सर, ऐसा तो लगातार किया जा रहा है सर। पीवाईक्यूज जो है 2015 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न हैं, उन्हें बीच बीच में पूछते रहते हैं, प्रश्न को कोरिलेट करके ही। मतलब अगर ये चीज मैं देखता हूँ, वाकई बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। तमाम जो करंट अफेयर्स वाले कितने दावे करें कि मैं फला चैनल का हूँ, ढेका चैनल का हूँ, मेरे 1.5 लाख 50 लाख सब्सक्राइबर है, फला है, देख रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो पारंपरिक ज्ञान है उसको करंट अफेयर से कोरिलेट नहीं करते। और यहाँ पर चीजें बिल्कुल जैसे होता है ना कि भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, गंगा सागर तक जाती है, तो गंगोत्री में परंपरा और गंगा सागर में जो करंट है वो दोनों का करंट रहता है, प्रवाह रहता है। ये अच्छी चीज है और निश्चित रूप से ये चीज हम लोगों को काफी आगे ले जाएगी, और वो आगे ले जाने का मतलब सभी लोग सफल होंगे जो जुड़े हुए हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि जहाँ सब लोग इधर उधर भटक रहते हैं, आपने इस श्रृंखला को जारी रखा। और दीपावली के दिन जब आपने मुझसे अनुरोध किया कि सर जुड़ जाइए, तो आपकी जो प्रतिबद्धता की, मैं उससे बहुत खुश हुआ और अच्छा भी लगा मुझे, और मैं किसी भी तरह से काम करने की कोशिश किया। तो बस इसी मुहिम के साथ बढ़ना है और सभी के साथ। मैं तो अब दे नहीं सकता परीक्षा, नहीं आपने कहता कि हमारा भी रिजल्ट अच्छी रहेगा, लेकिन परीक्षा आएगा और आप सब थैंक यू सर। चूंकि सर ये हमने देखा है सर, करंट अफेयर्स अगर हम लोगों का तैयार रहे तो प्रारंभिक परीक्षा जो है हमारे लिए जो अभेद्य बन जाती है। अगर करंट अफेयर्स नहीं तैयार है, अगर करंट अफेयर्स तैयार कर ले सर, तो बहुत आसानी से हम उसे क्रैक कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर और पुराने प्रश्न पत्र सरल चीजें। जी सर, ठीक ठीक सर, ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। शुभकामनाएं, बढ़िया प्रणाम सर। जय हिंद सर। जय। और कल से आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम ये पढ़ने के लिए तैयार रहिए। 10 से क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा 12 बजे तक, और संडे के दिन भी एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाएंगी 2 से 3 घंटे के आसपास का। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा इस तरह से करके चलना है कि हमें क्वालिफाई करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि हम उसे उस तरह से करें जिस तरह से करना होगा। ठीक है, चलिए, मेरी आवाज सभी तक जा रही है? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 43 पे सब लोग पहुंच गए तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। राहुल सर, आपको कुछ पूछना है क्या? राहुल सर, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, सुदर्शन सेतु। ठीक, तो सुदर्शन सेतु गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, पहला तो यह कहाँ है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है, देवभूमि द्वारिका में। ठीक है, देवभूमि द्वारिका गुजरात की कच्छ खाड़ी में स्थित एक जिला है, और यहाँ पर हिंदुओं यानी द्वारका नगर में हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक जो द्वारका धाम है वो यहीं पर स्थित है। 4 धाम कौन कौन से? श्री बद्री धाम है, द्वारका है, और फिर गुजरात में है, पुरी है, जगन्नाथपुरी है, ओडिशा है, जो जगन्नाथपुरी ओडिशा में है। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, आप लोगों को बताएगा दीपक सर। आप बताइए क्या है दीपक सर? जी कन्हैया सर, आप बताइए किसके द्वारा कराया गया था? सर अनंत वर्मन के द्वारा। हाँ, अनंत वर्मन। ये किस वंश के शासक थे नूतन मैम? किस वंश के शासक थे? गंगवंश। चलिए ठीक है, तो ये 4 धाम है, और यहाँ पर यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। जो सुदर्शन सेतु है जो देवभूमि द्वारका में बनाया गया है। ठीक है, देवभूमि द्वारका में स्थित एक बेट द्वारका है, बेट द्वारका, जो एक छोटा सा द्वीप है, लगभग 9 किलोमीटर लंबा है और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्यटन केंद्र है बेट द्वारिकाधीश। तो ये सारी चीजें तो मतलब हमारे फैक्ट से रिलेटेड है। मेन क्या है कि सुदर्शन सेतु का जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था, और इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 फरवरी 2024 को किया गया है, जो 2.32 किलोमीटर लंबा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोगों को नोट करनी है, 2.32 किलोमीटर लंबा है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन भगवान कृष्ण के चक्र के नाम से रखा गया है सुदर्शन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सुदर्शन रखा गया, भगवान कृष्ण के चक्र के नाम से रखा गया है। 2.32 किलोमीटर ये लंबा है, और जिसमें से 900 मीटर लंबा जो है केबल पे है, 900 मीटर जो है लंबा है, और यह देश का सबसे लंबा केबल सेतु भी है। ठीक है, देश का सबसे लंबा केबल सेतु है जो 900 मीटर लंबा है। यह 4 लेन का है, और इसकी कुल चौड़ाई जो है
27 मीटर है, 27.2 मीटर है। दोनों तरफ 2.5 मीटर के चौड़े फुटपाथ है। ये सब उतने पूछने की संभावना बहुत कम है। मेन जो पूछ सकता है सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई कितनी है, तो जो सुदर्शन सेतु है उसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, 2.32 किलोमीटर। सनाया मैम, आपका कोई प्रश्न है क्या? आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है? जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, सरता मैम, दीपक सर, चलिए। तो किसी की तरफ किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? अनुज सर, आप अपना माइक ऑफ कीजिए पहले। अनुज, अच्छा ठीक है, सबका हो गया। चलिए अभी भी on है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना, सुदर्शन सेतु में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुजरात में है और ये 2.32 किलोमीटर लंबा है। इसका जो शिलान्यास है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 अक्टूबर 2017 को किया गया था और 25 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में इसे याद रखना है। 2.32 किलोमीटर भूलना नहीं है किसी को। कल अगर हम रिवीजन कराएंगे तो देखेंगे कि कितने लोगों ने इसकी एग्जैक्ट लंबाई याद रखी है। आप लोगों को एग्जैक्ट जो लंबाइयां बताई जा रही हैं उसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 में लॉन्च की गई थी 10 सितंबर को। कब लॉन्च की गई थी? 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी 10 सितंबर 2020 को। सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? 10 सितंबर 2020 को, याद रखना आराम से। और फिर इसी की सह योजना के रूप में, एक उप योजना के रूप में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो कब शुरू किया जा रहा है? वर्ष 2024 में 8 फरवरी को। कब शुरू किया गया? 8 फरवरी को, अर्थात 4 वर्षों के बाद। ध्यान में रखिएगा, 4 वर्षों के बाद शुरू किया गया है और ये इसमें लगभग 20,050 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, 20,050 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। नीली क्रांति के अंतर्गत, यानी मछली पालन को क्या कहते हैं? नीली क्रांति कहते हैं। और जो गुलाबी क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है? गुलाबी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? कोई कौन बताएगा? जी रोहित सर, आप बताइए। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का किसी संबंध? हाँ, प्याज से भी है। वेरी गुड, प्याज से भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्याज से। तो नीली क्रांति जो है, उसके बाद तिलहन पीली क्रांति। पीली क्रांति कब शुरू की गई थी भारत में? नीतीश सर, पीली क्रांति भारत में कब शुरू की गई थी? जी कन्हैया सर, आप बताइए। कन्हैया सर, आप बताइए। सर 1986। हाँ वेरी गुड, 1986 में किया गया है। और ये सरसों यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित, तेल के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो मत्स्य संपदा योजना यानी जो नीली क्रांति है ये संबंधित है किससे? मछली पालन से, यानी जल में जलीय उत्पादन से, मत्स्य पालन से है। ठीक है, ये 5 वर्षों की अवधि के लिए था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से 2025 तक के लिए था। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, इसे मेंस के लिए याद रखना है। वर्तमान में फिलहाल आपको यही याद रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो सह योजना है वो 4 वर्षों के अवधि के लिए। कितने वर्षों के लिए है? 4 वर्षों के लिए है। जबकि मत्स्य संपदा योजना 5 वर्षों के लिए थी। कितने वर्षों के लिए थी? 5 वर्षों के लिए। और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है वो है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए है? 4 वर्षों के लिए है। और इसको जो मंजूरी दी गई है, इसका जो शुभारंभ किया गया है 11 सितंबर 2024 को राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। जबकि 8 फरवरी को इसको मंजूरी दी थी प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की द्वारा इसको मंजूरी दी गई 8 फरवरी को और शुभारंभ किया गया 11 सितंबर को, यानी 10 सितंबर के बाद 11 सितंबर को ये किया गया। तो ठीक है, ठीक 4 वर्षों बाद किया गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अगला, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 अर्थात भाग कौन सा है? अभिषेक सर बताएंगे, भाग कौन सा है ये? अभिषेक सर। जी मनीष सर, आप बताइए भाग कौन सा है? भाग किसमें है? सर भाग 4। हाँ, भाग 4 में कौन से जी भाग 4 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद शामिल हैं? 52 है। कौन बताएगा? नीतीश सर आप बताइए। 51 है। ठीक है ठीक है, चलिए 51 है।
तो 51 है। और इसके बाद कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का जो अधिकार है नागरिकों को, वो किस अनुच्छेद में है? कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है नागरिकों को, किस अनुच्छेद में है? सुमित सर आप बताइए। सुमित सर 41। और महिलाओं को जो प्रसूति सहायता दी जाती है, महिलाओं को जो सहायता दी जाती है, वो किस अनुच्छेद में है? प्रदीप सर 42 सर। 42 में है। न्यूनतम मजदूरी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? निखिल सर 43 में रखा गया है। जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, वो किस अनुच्छेद में है? अरुणिमा मैम सहकारी समितियों को। जी रोहित सर आप बताइए। सर 43 बी है। वेरी गुड, 43 बी में है। 43 जो ए है, 43 ए जो है वो किससे संबंधित है? आयुषी मैम 43 ए किससे संबंधित है? नूतन मैम आप बताइए। सर उद्योगों के प्रबंध में है कर्मकारों का। हाँ, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है, यानी उद्योग जो है वो कर्मकारों बिना कर्मचारियों के सहयोग से नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है, हमने भाग 4 के कुछ अनुच्छेदों को रिवीजन किया। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 44, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 है समान नागरिकों यानी सभी नागरिकों के लिए है। एक देश में एक कानून लागू होगा। एक देश में एक कानून तो अभी भले ही लागू नहीं हुआ है, लेकिन सिविल संहिता में दंड प्रक्रिया में यह शामिल हो चुका है। एक देश में एक कानून, दंड प्रक्रिया सभी जगह पे एक समान है, लेकिन सिविल प्रक्रिया में, सिविल प्रोसीजर में अभी ये शामिल नहीं हुआ। अभी कुछ ही राज्य हैं जैसे गोवा है और उत्तराखंड जो स्वतंत्रता के बाद शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो 7 फरवरी को उत्तराखंड की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को क्या किया? पारित किया, जिसे क्या किया गया था? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल के द्वारा रख लिया गया था। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को आरक्षित रखना जो है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के किस? जी बताइए मैम। एकता मैम 200 में है सर। नहीं, वेरी गुड, सही है, 200 में ही है ना, 200 में है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करता है? तो किसमें है? जी अंकित सर बताइए आप। 101 सर। वेरी गुड। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 मार्च को इसको मंजूरी दी है। 12 मार्च को यह अधिनियम लागू हो चुका है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि किस राज्य में लागू हुआ? हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में जो करू देवी पियामन भादव आप लोगों को बताया गया था, जो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग जो है किन किन नदियों के संगम पर है, यहाँ से याद रखना है। फिर मिलाम हिमनद है, पिंडर हिमनद है, मिलाम हिमनद है, और गंगोत्री यमुनोत्री जो हिमनद है वो कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है। फिर नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत भी यहाँ पर है। ठीक है, ये सब आपको तथ्य इंपॉर्टेंट एकदम जुबान पे होने चाहिए। और उत्तराखंड में जो दर्रे हैं, जो पासेस है, माना नीति और लिपुलेख, माना नीति और लिपुलेख 3 दर्रे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तराखंड में जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो एक विवादास्पद जमीन जगह थी, काला पानी विवाद जो था 3 जगह पे था, 3 पॉइंट को मिला के था, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। काला पानी जो विवाद है 3 पॉइंट को लेके था, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट जो है विवादास्पद में नहीं रहा है ना। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको देख लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं ना 5 है और राज्यसभा सीट जो है 3 है। आप लोगों से कई दिन से वादा करते करते दीपावली की छुट्टियां भी बीत गई और आप लोगों को तक वो कोड पहुंचा नहीं पाए हैं, लेकिन कल निश्चित रूप से आप लोगों तक वो कोड पहुंचा देंगे। जो विधानसभा और विधानसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का जो क्रम है, क्योंकि इससे प्रश्न एक आने की संभावना मोस्ट प्रोबेबल है और वो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कर दिया गया है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई है? 22 जनवरी को हुई है। पूरा विश्व जो है इस दृश्य को देख के आह्लादित हो उठा था। भगवान राम की जो प्रतिमा थी स्थापित हो रही थी, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब हो रही थी, पूरे विश्व के लोग और विश्व में जितने भी लोग भगवान राम से श्रद्धा सुमन रखते हैं वो सभी आह्लादित हो उठे थे। इसका जो शिलान्यास था, ये शिलान्यास आधारशिला जो रखी गई थी वो 5 फरवरी 2020 को रखी गई थी। 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में न्यास की घोषणा की गई थी।
5 फरवरी 2020 को इसकी न्यास की घोषणा हुई थी और 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आधारशिला रखा गया था। 5 अगस्त 2020 को, डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को इसका शिलान्यास किया गया है। और इसमें जो न्यास था, न्यास में महंत नृत्य गोपाल दास की उपस्थिति थी, महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? जी अमित सर बताइए। सर 1925 में हुई थी दशहरे वाले दिन। जी 1925 में हुआ था, ठीक है। तो उसी से जुड़े हुए हैं मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और इन लोगों की उपस्थिति में यह जो प्राण प्रतिष्ठा है वो संपन्न हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिन जो व्रत अनुष्ठान था उसके लिए भारत के विभिन्न मंदिरों में जो भगवान राम से संबंधित है वहां पर भ्रमण भी किए विशेष रूप से। और उन मंदिरों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर था। मैच द फॉलोइंग आ सकता है। काला राम मंदिर पंचवटी धाम जो है नासिक में है, काला राम मंदिर पंचवटी धाम नासिक में है। पवित्र त्रिपायर श्री रामस्वामी मंदिर केरल में है। फिर वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में है। श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में है। गुरुवायूर मंदिर केरल में है और कोठंडराम स्वामी मंदिर धनुषकोडी तमिलनाडु में है, ठीक है। इन मंदिरों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि चूंकि मैच द फॉलोइंग संबंधित यहाँ से प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी है, ये आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कल इसे पूछेंगे भी आप लोगों को कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि की जो श्री राम लला की जो प्रतिमा बनी है उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रखी गई। तो गर्भगृह में जो भगवान राम की प्रतिमा है 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई थी, जबकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। नहीं पढ़ना है इसे, बस प्राण प्रतिष्ठा ध्यान रखना है कि 22 जनवरी को हुई है। जो कर्नाटक से लाए गए जो मंदिर का निर्माण है, जो प्रतिमा का निर्माण है, कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर यानी काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। अर्थात 2.5 अरब वर्ष पहले जो काला ग्रेनाइट का पत्थर था। वैसे ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, आग्नेय है, रूपांतरित है या अवसादी है? ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, आग्नेय है, अवसादी है या रूपांतरित है? जी अनुसर बताइए आप। अनुसर आग्नेय है। ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है, ग्रेनाइट जब अपना रूप बदलती है तो ग्रेनाइट से रूप बदलने के बाद कौन सा चट्टान बनता है, कौन बताएगा? नितिन बताओ। नीस। और उसके बाद और कुछ बनता है? चलिए, तो ग्रेनाइट से बनाई गई है भगवान राम की प्रतिमा और ये लगभग 200 किग्रा वजन है। 4.24 फीट ऊंचाई है, 4.24 फीट ऊंचाई है। 5 वर्ष की आयु काल में श्री राम लला की खड़ी मुद्रा को दर्शाया गया। 5 वर्ष की आयु में यानी भगवान राम जो है छोटे जो उनका बाल स्वरूप है उसे दर्शाया गया है। भगवान राम के जो स्वरूप को कमल के फूल के आकार के आधार पर दर्शाया गया है, कमल के फूल के आकार का आधार है उस पर दर्शाया गया है। श्री राम लला की जो प्रतिमा है दोनों तरफ देखिएगा क्या है, दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। जैसा कि आप में से कई सारे लोगों ने भगवान राम का ये मंदिर में जाकर दर्शन किया होगा। दर्शन करने के क्रम में आपने देखा होगा कि जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जिसको बारे में आपको बताया गया है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, जो 10 अवतार हैं इनको दोनों तरफ दर्शाया गया है। साथ में जो मूर्ति है उसके ऊपरी हिस्से में भगवान सूर्य को दर्शाया गया है और दोनों तरफ गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, साथ में ओम, चक्र और गदा, और भगवान हनुमान जी और गरुड़ जी उनके दोनों तरफ नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ बैठे हुए नीचे। जिस इस मूर्ति के मूर्तिकार जो हैं अरुण योगी राज हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। श्री राम लला की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज हैं। कौन है? अरुण योगी राज हैं और इनका नाम रखा गया है बालक राम। ये शब्द याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न मतलब पूछेगा, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या नाम रखा गया था। बालक राम, क्या रखा गया है? बालक राम रखा गया है। चलिए, तो आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। कल से क्लासेस आप लोगों की 12 बजे तक चलेंगी, 10 से शुरू हो जाएंगी, 12 बजे तक चलेंगी और उसके बाद संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी।